3.10 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, इतना बच्चे आते हैं, इतना हम ये डिस्कस करते हैं। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर का कहते हैं करंट है। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, सुनना तुम लोग। फ्लोस थ्रू वायर, एक वायर में से, जैसे ये वायर है, इसमें से 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया गया। कितने टाइम के लिए? 3 घंटे के लिए, सॉरी 2 घंटे के लिए, फॉर 2 आवर्स दिए। तो अब वो पूछ रहा है जब इतना करंट इतने टाइम के लिए फ्लो कराया तो कितने इलेक्ट्रॉन वायर में से पास हुए होंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है। नेचुरली करंट फ्लो हुआ इतने टाइम के लिए। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो उस दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए होंगे वायर में, ये पूछ रहा है। ये मैंने कल तुमको दिया था, बताओ कैसे करोगे। पीयूष तुम बताओ। सुन पा रहे हो मुझे? यस मैम। पीयूष किया नहीं होगा मैम इसमें फॉर्मूला फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, बिल्कुल नहीं। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई फॉर्मूला नहीं लगता। हाँ जी अक्षित। यस मैम। सेम क्वेश्चन, बताओ कैसे करोगे। पिया, जशन, 2 क्वेश्चन दिए थे खाली तुम लोगों को, देख लो, वो नहीं तुम लोग करके आए। हाँ, फिर बोलते हो तैयारी नहीं हो पाती, कैसे होएगी। हाँ, जशन ने थोड़ा आइडिया बताया। पहले चार्ज निकालना है। इतना करंट इतने टाइम के लिए फ्लो हुआ, तो चार्ज कितना उसके थ्रू गया, आई इंटू टी होता है। 2 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड, इतना चार्ज वायर के थ्रू फ्लो हुआ। मैंने सिंपल करंट इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाया जो तुमको बहुत अच्छे तरीके से आता है। 3600 कूलम जो है वो चार्ज फ्लो हुआ। तो इससे ये कैसे पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए। हमको मालूम है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है। 1 फैराडे होता है ना, याद है ना ये चीज। इतने कूलम कैसे निकालते हैं ये? 1 इलेक्ट्रॉन इंटू मोल, है ना। इसका मतलब क्या है कि इतने कूलम चार्ज फ्लो होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन उसके थ्रू पास होते हैं? 1 मोल। इतना कूलम चार्ज का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। बट हमारे पास कितने कूलम चार्ज है? इतने। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? हाँ, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। हमको एग्जैक्ट नंबर निकालना है। इतने कूलम चार्ज का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, और 3600 कूलम का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन। दैट विल बी योर आंसर। आई बात समझ में? बोलो। यस मैम, आ गई। यस मैम। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बेटा कर लिया करो। देखो रोज इतना जोर लगाती हूँ, थोड़ा सा रिजल्ट ओरिएंटेड बनिए, होमवर्क ओरिएंटेड बनिए। अब देखो, मुझे लगता है आज खत्म हो जाएगा चैप्टर, नहीं तो कल आधे घंटा लगाएंगे और खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस हमको मैंने पढ़ा दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कौन सा सेल यूज होता है, क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है। उसका हमने सबसे पहला ये एग्जाम्पल किया था मोल्टन NaCl का, किया था ना। उसको एक बार माइंड में रिवाइव करते हैं। क्या होता था इसमें? 2 हम रॉड लगाते थे। ऐसे रॉड अभी हम ले रहे हैं जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, प्लैटिनम के हो गए या ग्रेफाइट के हो गए।
एक को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरे को पॉजिटिव के साथ। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? जो रॉड को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं उसका क्या नाम होता है? बोल दो भाई। कैथोड। और जिसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं दैट इज एनोड। नाउ मोल्टन NaCl है, मतलब यहाँ पे आयंस घूम रहे हैं। कौन कौन से? ये वाले, यहाँ दोनों आयंस घूम रहे हैं। तो Na+ किधर जाएंगे? बोलो। कैथोड की तरफ। कैथोड। तो कैथोड पे केटायन चले जाते हैं, Na+ है। कैथोड पे हमेशा क्या रिएक्शन हुआ करता है? रिडक्शन क्या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम न्यूट्रल में चेंज होके यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। और Cl नेगेटिव कहाँ जाते हैं? एनोड पे। एनोड पे क्या हुआ करता है? हरगुन क्या होता है एनोड पे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एंड क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड। ये हमने चीज़ें करी थी, ठीक है। बहुत सिंपल आई। अब प्रॉब्लम क्या आती है? कई बार बेटा क्या होता है, ध्यान देना इधर, मल्टीपल आयन होते हैं। मल्टीपल आयन का क्या मतलब है? ये तो अपन ने मोल्टन NaCl लिया था। मान लो मैं तुमको बोल दूं एक्वस NaCl है। क्या है? एक्वस। तो उसमें क्या है आपके पास? पानी में NaCl है। आयन तो इसमें भी बने ही होंगे, बट इसमें कल्ले ये आयन नहीं है, वाटर भी है। वाटर भी compete करता है इन आयंस के साथ, ठीक है। अब वाटर कैसे compete करता है मैं बताती हूँ तुमको, ध्यान देना जरा। वाटर की बेटा रिडक्शन की टेंडेंसी भी होती है, ऑक्सीडेशन की भी। कैसे? देखना, मैं बैलेंस करके नेट रिएक्शन लिख दे रही हूँ, फिर समझाती हूँ। मैम इसका टेस्ट सैटरडे को है, संडे को है? देखते हैं, इधर ध्यान दो, पहले फोकस करो अभी। ये देखो जरा, अब दिक्कत क्या हुई? मोल्टन में तो बड़ा आसान था, दो ही आयन थे, एक टाइप के केटायन थे, दूसरे एनायन थे। तो केटायन चुपचाप कैथोड पे चले जाते थे, एनायन एनोड पे चले जाते थे, हो जाता था काम, है ना। अब आ गया वाटर। अब वाटर को देखो दो तरीके से समझा जा सकता है। अब वाटर जो होता है ना बेटा, वो भी थोड़ा डिसोशिएट करके H+ और OH आयन देता है। पहले मैं तुमको इजी तरीके से समझाती हूँ, फिर पोटेंशियल वाइज समझाऊंगी। अब तुमने पानी में NaCl डाल रखा है, तो NaCl भी ब्रेक होएगा। NaCl अपने आयन तो देगा ही देगा, वाटर ने भी अपने आयन दे दिए। अब दिक्कत क्या है, केटायन पहले तो इकलौता था, Na+ था, अब H+ भी आ गया। एनायन पहले सिर्फ क्लोराइड था, अब OH नेगेटिव भी आ गया। तो केटायन तुम्हारे पास एक है कि एक से ज्यादा हैं? ज्यादा हैं, दो हैं। तो केटायन कहाँ पे जाते होते हैं? कौन से टर्मिनल पे जाते हैं? फटाफट जवाब दिया करो जब मैं पूछती हूँ ना। कैथोड पे जाते हैं। तो कैथोड पे जाने वाले यहाँ पे दो टाइप के केटायन है, Na भी भागेगा, Na+ भी भागेगा। पहले तो H+ था नहीं, अब तो है, तो वो भी भागेगा। तो होना तो दोनों में से एक की रिडक्शन होनी है, किसकी होगी देखना पड़ेगा। अब आ जाओ एनोड पे। एनोड पे पहले सिर्फ क्लोराइड जा रहा था, क्योंकि कुछ और था ही नहीं compete करने के लिए। क्लास में एक ही बच्चा था, वही टॉप कर जा रहा था। अब दो बच्चे हैं, एक OH नेगेटिव भी है, एक क्लोराइड भी है, दोनों पे नेगेटिव है। दोनों एनायन होने के कारण दोनों एनोड पे भागेंगे। दोनों में से कौन जाके फर्स्ट आ जाएगा? फर्स्ट आने का मतलब है किसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा ना तुम्हारे पास। अब ये जो पंगा पड़ा है, इसको सॉल्व करने के लिए एक थ्योरी दी जाती है। क्या क्या थ्योरी है? उस थ्योरी का नाम है प्रेफरेंशियल
डिस्चार्ज थ्योरी, सुनना जरा ध्यान से। एक वर्ड होता है बेटा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है अपना चार्ज खत्म करना। अब हमने रिएक्शंस देख रहे हैं हम, है ना, ये क्या करते हैं आयंस अब इलेक्ट्रोड पे जब चले जाते हैं, जैसे केटायन कैथोड पे चले जाते हैं या एनायन एनोड पे चले जाते हैं, वहां जाके करते क्या है? तुम बोलोगे कि मैम एक रिड्यूस हो जाता है दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, बिल्कुल। बट एक कॉमन वर्ड दोनों के लिए क्या मैं यूज कर सकती हूँ कि दोनों ने अपना चार्ज खत्म कर दिया। इसके पास प्लस चार्ज था, वो इसने खत्म करके न्यूट्रल कर लिया अपने आप को। इसके पास माइनस था, वो इसने खत्म करके न्यूट्रल कर लिया। तो अपना चार्ज खत्म करते हैं कि आयंस कहाँ पे? इलेक्ट्रोड्स पे। तो अपना चार्ज खत्म करने को हम डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्चार्ज हुआ करता है किसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस में। प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है? जैसे हमने देखना है कि दोनों में से कौन विन करेगा, किसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये थ्योरी का नाम है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, कि कौन से आयन को प्रेफरेंस मिलेगी, कौन सा आयन विन करके पहले जाके रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा, या कॉमनली मैं वर्ड यूज कर लूँ कि पहले जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये थ्योरी में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा आयन प्रेफरेंशियली अपना चार्ज खत्म कर देगा, और टेक्निकली आई कैन से कौन सा आयन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज हो जाएगा। फंडा क्लियर है? करना क्या है? कब ये चीज लगनी है? मल्टीपल आयन के केस में लगनी है, याद रखना। मल्टीपल आयंस जब होंगे, मल्टीपल आयन का मतलब क्या है? एक से ज्यादा केटायन और एक से ज्यादा एनायन। जब एक एक था तब कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो हमारे पास प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या बोलती है? ये बोलती है कि इन केस ऑफ मल्टीपल आयंस प्रेजेंट, जब मल्टीपल आयंस प्रेजेंट हैं तो क्या होगा? द आयन विच विल गेट डिस्चार्ज्ड, मतलब डिपॉजिटेड ऑन इट्स इलेक्ट्रोड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हमने देखने हैं कि कैसे पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा कैटायन जाएगा या दोनों में से कौन सा एनायन जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर होता है बेटा डिस्चार्ज पोटेंशियल। मैम क्या था? इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। डिस्चार्ज पोटेंशियल, देखो जरा क्या बात चल रही है हमारी। अब मैं फिर वापस वही केस लेती हूँ। कौन सा केस? मल्टीपल आयंस का, जहाँ पे एक से ज्यादा आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये थ्योरी लगनी ही मल्टीपल आयंस के केस में है, सिंगल आयन के केस में तो लगनी नहीं है। सिंगल आयन का मतलब सिंगल केटायन और सिंगल एनायन। तो अब मैं एक और आपको केस लेके दिखाती हूँ, एक्वस NaBr का, सोडियम ब्रोमाइड। अब एक्वस NaBr करने से पहले हम मोल्टन NaBr करते हैं। क्या तुम मोल्टन NaBr करवा सकते हो मुझे? अब ये पिक्चर मैं बार बार नहीं बनाऊंगी, तुम्हारे माइंड में रहनी चाहिए। यहाँ पे कौन से आयंस होंगे? फटाफट बोलते जाना जिसको पूछूंगी। पिया बताओ, इफ आई एम टेकिंग मोल्टन NaBr, यहाँ पे कौन से आयंस होंगे? निखिलेश, मान्या? सोडियम और सोडियम और ब्रोमाइड आयंस होंगे। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा पीयूष, बता सकते हो? बोलो भाई, कैथोड पे केटायन जाएंगे, वो जाके रिड्यूस हो जाएंगे, और एनोड पे कौन जाएगा? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड आयन जाएगा।
वहाँ पे जाके वो डिस्चार्ज होके ऑक्सीडाइज होके ब्रोमीन निकलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडा क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है। दिक्कत कब आएगी, जब हम एक्वस NaBr यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये वाले तो हैं बट साथ में उसके H+ और OH नेगेटिव आर ऑल्सो प्रेजेंट बिकॉज यू आर यूजिंग दिस टाइम एक्वस NaBr इन वाटर, नॉट ओनली मोल्टन NaBr, पानी भी है। अब होता क्या है, वाटर को ना इन अलग अलग मतलब आयंस की फॉर्म में इनका पोटेंशियल हमारे पास नहीं होता। तो मैं तुमको एक बताती हूँ, वाटर के 2 केसेस पॉसिबल हैं। मैम यूजुअली इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में वो H2SO4 नहीं रहता था टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी शायद, बिल्कुल, वो इसलिए। तो टिपिकली वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में होता है। ये तो हमने इलेक्ट्रोलाइट के डिपेंड करता है ना, जो तुमने 10th में पढ़ा था वो तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा हुआ है। मेन उसमें वाटर ही इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे मेन तो NaBr है, उसमें पानी डाला हुआ है ताकि उसके आयंस टूट जाएं। ठीक है, वो चीज है। चलो जरा ध्यान फोकस करो प्लीज। ये रिडक्शन हो रही है कि ऑक्सीडेशन, पहले ये बताओ। ये रिडक्शन रिएक्शन लिखा है मैंने वाटर का, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना बेटा, तो ये रिडक्शन है। इस रिएक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू इतनी होती है, याद रखना ये, बस इसकी वैल्यू याद रख लेना, वाटर की रिडक्शन की। वाटर कहाँ से आया, एक्वस NaBr लिया था। ठीक है, अब इसको कैसे समझना है देखना। पानी प्रेजेंट है इन आयंस के साथ, और क्या प्रेजेंट है, पानी। पानी बोलेगा मैं भी रिड्यूस हो सकता हूँ। अब यहाँ पे जो बीकर है उसमें इन आयंस के एक्स्ट्रा में वाटर है। अब कैथोड पे नॉर्मली तो सिर्फ सोडियम जाना था, सोडियम का रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर देखेंगे कि दोनों में से कौन सा होगा। सोडियम के जाने की जो वैल्यू है पोटेंशियल की वो इतनी है। ध्यान दो मैं क्या बता रही हूँ तुमको, टॉपिक क्या है, माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी हमारा आज का टॉपिक है। ये टॉपिक हमें ये बताता है कि जब आयंस का नंबर ज़्यादा होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा मतलब क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक अब हमने कंपेयर कर लिया कि मोल्टन NaBr में तो कोई दिक्कत नहीं आई, एक्वस में दिक्कत क्या आ गई, पानी कंपटीशन में आके खड़ा हो गया, सोडियम के कंपटीशन में भी आके खड़ा हो जाएगा, वो ब्रोमीन के भी। वो पहला फैक्टर कहलाता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब हम अभी सिर्फ कैथोड की बात कर रहे हैं, कैथोड पे क्या होनी है, रिडक्शन। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, मैंने वाटर की रिडक्शन का रिएक्शन भी तुमको लिख के दे दिया है, मैंने सोडियम की रिडक्शन का रिएक्शन भी तुमको लिख के दे दिया, दोनों की पोटेंशियल्स लिख के दे दी हैं। तुम मुझे पोटेंशियल की वैल्यू को देख के क्या ये बता सकते हो कि दोनों में से किसकी रिडक्शन होनी ज़्यादा आसान है। क्या बोला मैंने, पोटेंशियल की वैल्यूज सोडियम की कौन सी वैल्यू बड़ी है इन दोनों में से, हाइड्रोजन वाली। वाटर वाली। हाँ, जशन ने ठीक आंसर दिया, मैंने तुमको एक फंडा लिखवाया था, याद होगा, जिसकी जो वैल्यू बड़ी है, याद है, अच्छा, उस पे वो होगा, ये नहीं भूलना। दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, इसमें साइन साथ लेके चलते हैं। ये वैल्यू बड़ी है, -0.83 इज बिगर देन -2.71। तो ये वैल्यू बड़ी है तो ये भाग के जाएगा और कैथोड वाली रॉड पे जाके ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करा देगा, और ये आयंस OH आयन भी बीच में रह जाएंगे और सोडियम को ये धक्का मार के पीछे कर देगा, सोडियम को बीकर में ही रहना पड़ेगा। वाटर ना होता तो सोडियम बनता, सोडियम डिपॉजिट होता, बट वाटर ने क्या किया, वाटर कंपटीशन में आके खड़ा हो गया, वाटर की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है सोडियम से, तो वाटर रिड्यूस हो गया और उसने रिड्यूस होके हाइड्रोजन लिबरेट करा दी। समझ में आई, इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। दोनों में से किसका डिस्चार्ज पहले हो गया, वाटर का।
ठीक तो है मैम मतलब सोडियम वो होगा ही नहीं, एटम में चेंज ही नहीं होगा, ना, सोडियम आयन ऐसे ही रहेंगे। सोडियम आयन ऐसे ही बिकर में रहेंगे, वो चेंज बिल्कुल नहीं होगा, और साथ में OH आयन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने लग जाएंगे वाटर के रिडक्शन से, हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगा। समझ आई बात? ये मैम ठीक है। मैम ये क्वांटिटी पे नहीं डिफर करेगा अगर हम नहीं अच्छा ऐसा पोटेंशियल इज द मेन फैक्टर, वो सारे फैक्टर भी होते हैं बट पोटेंशियल सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो हम उसी पे बेस्ड चीज़ों के प्रोडक्ट बनाते हैं। उसी को डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब कैथोड पे तुमने डिस्चार्ज कराना है तो रिडक्शन पोटेंशियल में देखना पड़ेगा, एनोड पे डिस्चार्ज कराना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो सुनते जाओ, आगे की कहानी सुनते हैं। अब मुझे तुम लोग खाली इतना बताओ कि एनोड में किस किस में कंपटीशन हो सकता है, बताओ इस केस में। हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड, बट हाइड्रोक्साइड अलग से नहीं हम देखते, वाटर की टर्म में ही देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पूरे वाटर को ही लिया, अब भी मैं वाटर को ही लूंगी, देखना। अब एनोड में दो रिएक्शन कंपीट करने को तैयार बैठे हैं, एक तो यही है, ये तो अपना बेचारा बैठा ही है ना। अब मैं देखो पीछे मैंने ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखे थे क्योंकि मैं कैथोड पे देख रही थी, अब मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगी। अब इसका तुम अपना टेबल भी चेक कर सकते हो, वैसे ये तुमको दिया ही रहेगा मोस्टली, वाटर के खाली याद रख लेना। ये टेबल चेक करें तो ब्रोमीन का है, अब तुम एनसीईआरटी चेक करोगे तो उसमें माइनस नहीं लगा रखा, क्यों? क्योंकि उसमें रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं। ये तो सारा तुमको करा रखा है भाई, भूलना नहीं है। ये रिडक्शन दिया है, मैंने ऑक्सीडेशन लिखना है तो मैं माइनस साइन लगाऊंगी। अब ये अकेला नहीं है, वाटर पहले इसके साथ भी compete कर रहा था क्योंकि वाटर की रिडक्शन भी हो सकती है, बट वाटर की ऑक्सीडेशन भी होती है, ऑक्सीडेशन से ये ऑक्सीजन बनाता है, और ये साथ में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतनी होती है। अब फिर वही कहानी है, ये अपरेटस था, कैथोड पे तो मामला हमने चेक कर लिया, अब एनोड पे देख रहे हैं, दोनों में कंपटीशन है। अब तुम पोटेंशियल देख के बता सकते हो कौन पहले भाग के चला जाएगा, कौन जीत जाएगा दोनों में से? ब्रोमीन। ब्रोमीन जीत, यस ठीक है, ब्रोमाइड आयन जीतेगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन रिलीज होगा, बिल्कुल ठीक बताया। रीजन, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू इसकी ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू से बड़ी है, जिसकी जो वैल्यू बड़ी है उस पे वो होगा। इसकी ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू वाटर की ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू से बड़ी है, तो ब्रोमाइड आयन की प्रेफरेंशियली ऑक्सीडेशन होके वो ब्रोमीन लिबरेट कर देगा। अब तुमको कोई पूछे कि एक्वस NaBr का इलेक्ट्रोलिसिस कराया, उसके प्रोडक्ट बताओ, तो तुम प्रोडक्ट में क्या लिखोगे? हाइड्रोजन एट कैथोड, दूसरा प्रोडक्ट क्या लिखोगे? ब्रोमीन एट एनोड। फर्क पड़ गया कि नहीं? पहला प्रोडक्ट की बने सी सोडियम एट कैथोड, ब्रोमीन एट एनोड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। जशन बेटा ये ना एक्चुअल में नहीं, वाटर की वो नहीं होगी, वाटर के केस में ना अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं, वाटर की ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट ऑक्सीजन है और रिडक्शन का प्रोडक्ट हाइड्रोजन है। एक्चुअली ना ये H+ और OH आयंस की टर्म में होते हैं, बट एक्चुअली पोटेंशियल वैल्यू डाटा इन आयंस का अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए वाटर की फॉर्म में दिखाया जाता है। समझ में आई बात? एक्चुअल में देखा जाए तो H+ और OH आयंस की कहानी है, बट वाटर का पूरा डाटा ही अवेलेबल होता है, इसीलिए हमको ये वैल्यूज देखनी पड़ती हैं। अब पहला फैक्टर क्या हो गया? डिस्चार्ज पोटेंशियल। कैथोड पे कौन पहले जाएगा? जिसकी रिडक्शन वैल्यू बड़ी है। एनोड पे कौन पहले डिस्चार्ज हो जाएगा? जिसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू बड़ी है। तो नेट रिजल्ट हम लिख लें तो हम क्या लिख सकते हैं? एट कैथोड that ion will get discharge preferentially। क्या लिखना चाहिए मुझे? whose
रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज हायर। और दूसरा क्या लिखोगे? एट एनोड that ion will get discharge whose oxidation potential value is higher। समझ में आ गया? इनको कॉमनली हम डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं। डिस्चार्ज होने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी सही है, इससे कंपेयर हो जाता है मोल्टन NaBr और एक्वस NaBr में डिफरेंस क्या है, कैसे ये थ्योरी लग रही है। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कब लगती है? जब एक से ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कंपटीशन होता है जब, ठीक है। तो कंपटीशन में जीतने के लिए काफ़ी मतलब बेसिकली हम दो फैक्टर्स पे मेन जाएंगे। पहला फैक्टर हमने अभी डिस्कस करा है, दैट इज़ डिस्चार्ज पोटेंशियल। उसमें हमने देखा कि कैथोड पे वो वाला कंपटीशन में विन करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है, और एनोड पे वो वाला विन करेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बड़ा है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है और कैथोड पे रिडक्शन होनी है, ठीक है। अब इसमें बेटा एक एक्सेप्शनल केस है, एक एक्सेप्शन है इसमें, एंड दैट इज इन अवर सिलेबस। एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एनसीईआरटी में बल्कि ये वाली एग्जाम्पल नहीं है, बट ये नहीं है कि आपने करनी नहीं है, कहीं पे भी अप्लाई हो जाएगा, वो तो कॉमन बातें हैं। एक्सेप्शन जो है वो ज़रूर करनी है। एक्सेप्शन एक्वस NaCl एक्सेप्शनल केस है। पहले मैं वो डिस्कस करने से पहले तुम लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, बहुत सिंपल सा एक इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखा दो। मेरा क्वेश्चन है कि मोल्टन लेड ब्रोमाइड है, उसके इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट बताने हैं। मोल्टन लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, उसके प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट बताओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुमको बोर्ड में, तुमको ये बताना है कि कैथोड पे क्या बनेगा, इंक्लूडिंग रिएक्शन भी मेंशन करने हैं, और एनोड पे क्या बनेगा। यस प्लीज बी क्विक एंड टेल मी द रिएक्शंस एंड द प्रोडक्ट, देन वी विल डिस्कस दिस एक्सेप्शनल केस। कैसे समझाया, क्या अप्रोच करोगे? पहले देखोगे कि मोल्टन है क्या एक्वस है। मोल्टन है तो पानी पुनी तो है नहीं, कोई कंपटीशन तो है नहीं, फिर दिमाग लगाओ कौन कौन से आयंस बनेंगे, फिर डायग्राम बनाओ। कैथोड पे लेड और एनोड पे ब्रोमाइड है, ब्रोमीन, सिंपल। पहले तो बात ये किस में ब्रेक होगा, जब मेल्ट करते हैं ना तो ये ब्रेक होके आयन बना देती है चीज। यहाँ पे आयंस घूम रहे हैं और इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है। बस फिर कैथोड पे रिएक्शन लिख लो। कैथोड पे कौन जाता है? केटाइन। केटाइन कौन है? इन दोनों में से लेड है, वहां पे जाके लेड डिपॉजिट हो जाएगा, सॉरी ये नेगेटिव है कैथोड पे। और एनोड पे कौन जाएगा? ब्रोमाइड आयन। ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन एटम मिलके ब्रोमीन Br2 बना देंगे, ठीक है। बहुत आसान था। अब हम एक्वस NaCl पे आते हैं। मोल्टन NaCl तो अब तक हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या होता है। मोल्टन NaCl होता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, हमें कैथोड पे प्रोडक्ट मिल जाता सोडियम, और हमें एनोड पे प्रोडक्ट मिल जाता क्लोरीन गैस, ठीक है। बट पंगा कब पड़ गया? जब हमने एक्वस लिया। अब एक्सेप्शन क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि अब यहाँ पे जब हमने पीछे किया था पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही आंसर आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आती है, देखना। ये वाले आयन तो है ही हैं, प्लस वाटर है ना। वाटर दोनों के साथ compete करने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि यहाँ पे इसको मान के चलो H+ आयंस हैं, बट लिखते वाटर की फॉर्म में, यहाँ पे OH+ नेगेटिव आयंस है। अब कैथोड पे कौन सी दो चीज़ों में कंपटीशन होगा? एक तो Na+ में होगा, एक वाटर में होगा। दोनों के हम पोटेंशियल्स वैल्यू लिख लेते हैं। कैथोड पे ये रिएक्शन होना होता तो इसकी पोटेंशियल आप पीछे लिखी थी, कितनी थी? -2.71।
ये बेसिकली H+ की फॉर्म में है, तो ये वाटर जब रिड्यूस करता है तो इसकी रिडक्शन वैल्यू होती है -0.83। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि एक्वस NaCl यदि तुम्हारे पास है, वही बिक्कर वाला केस है, वही सिचुएशन है सारी, 2 रॉड ने, कैथोड पे दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा? पोटेंशियल वाइज तो मैम ये हाइड्रोजन वाला होगा। पोटेंशियल वाइज हाइड्रोजन वाला होगा ना, और वो ठीक है। कैथोड वाला रिएक्शन तो पोटेंशियल वाइज ही होता है इसमें, तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, इसको पीछे छोड़ देगा। पीछे छोड़ने का मतलब सोडियम के आयन बिक्कर में ही रह जाएंगे और हाइड्रोजन तुम्हारे पास कैथोड में से निकल जाएगा और OH आयंस यहाँ पे एक्स्ट्रा बनने शुरू हो जाएंगे। तो कैथोड पे तो कोई पंगा नहीं है, तो हम लिखेंगे कि एक्वस NaCl के केस में भी कैथोड पे हमारा प्रोडक्ट हाइड्रोजन लिबरेट हुआ। बिल्कुल सही, मैं यहीं पे करूंगी। अब मैं इसको रब कर दे रही हूँ। प्रॉब्लम एनोड पे आती है, एक्सेप्शन जो मैंने वर्ड लिखा है वो एनोड के कारण लिखा है। देखते हैं एनोड पे कंपटीशन किस किस में हो रहा है, बताओ। क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड। हाँ ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं, पोटेंशियल्स देखनी पड़ेंगी। अब हाइड्रोक्साइड आयन को वाटर की फॉर्म में लिखना है। वाटर जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या लिबरेट करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, इसका पोटेंशियल माइनस, ऑक्सीडेशन वाली पोटेंशियल है ये, और इसका है, चेक कर लें हम, उसमें से -1.36 था आई थिंक सो, या। अब इसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर है। पोटेंशियल्स के हिसाब से कौन सा रिएक्शन होना चाहिए था? वाटर वाला। वाटर वाला। तो एक्सपेक्ट मतलब जो हम सोचते थे, जो हमारी थ्योरी बोलती है, ऑक्सीजन शुड बी लिबरेटेड, इजंट इट? यस मैम। एक्सपेक्ट मतलब जो हम सोचते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मेरी तुम्हारे से ये एक्सपेक्टेशन है, बट पूरी नहीं ना होती कभी, इसीलिए उसको एक्सेप्शन बोल देते हैं। एक्सपेक्ट एक्सेप्शन में बदल जाती है। सोचते तो हम ये थे, है ना, शुड बी, बट एक्चुअल में क्लोरीन लिबरेट हो जाता है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है। क्यों होता है उसका एक रीजन है, मैं आपको बताती हूँ अभी। पोटेंशियल तो ज्यादा किसकी आ रही थी? -1.23 इज बिगर देन -1.36, तो ये रिएक्शन होना चाहिए था, ऑक्सीजन निकलनी चाहिए थी। कहाँ पे? एनोड पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे, यहाँ से निकलती, बट निकली क्या? क्लोरीन निकली। तो पहले तो प्रोडक्ट याद कर लो इसके, क्या प्रोडक्ट आते हैं एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में। कोई पूछे तो क्या प्रोडक्ट लिख के आओगे, बताना, क्या लिखोगे? हाइड्रोजन एट कैथोड एंड क्लोरीन एट एनोड। आई बात समझ में? और ना Yes, बुक्स में ये भी लिखा होता है NaOH भी साथ में बनता है। ये बताना कहाँ से बन गया NaOH, दिमाग लगाओ जरा। मैम जो बचे हुए आयंस थे सोडियम के हाँ, और उधर जो बचे हाइड्रोक्साइड। हुए आयंस थे, सोडियम के आयंस, इसमें वो तो इसने जाने नहीं दिए थे, और OH आयंस ये एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा था, वो दोनों मिलके NaOH बनाते हैं। एक बार पता है ये क्वेश्चन आया था कि एक्वस NaCl करने के बाद जब इसका pH चेक किया तो वो अल्केलाइन आ रहा था, तो रीजन पूछा था। क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि NaOH बन गया था, तो जो उसका pH था वो अबव 7 हो गया था। एनीवेज, हम तो यहाँ पे थे कि क्लोरीन क्यों लिबरेट हुई भाई, जबकि हमारी प्रेफरेंशियल थ्योरी तो बोलती थी कि ऑक्सीजन लिबरेट हो। इसमें बेटा एक याद रखना, एक कंसेप्ट होता है ओवर पोटेंशियल का। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हमने करना, बस हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे एक्सेप्शन का ये रीज़न है। ओवर पोटेंशियल मैं थोड़ा तुमको बताती हूँ क्या होता है। ये गैसेस के केस में जनरेट होती है। होता क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रोड है ना, तुम पोटेंशियल दे रहे हो, अपना इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। यहाँ पे मान लो कोई गैस आ रही है लिबरेट होने के लिए, जैसे क्लोरीन या ऑक्सीजन जो भी आ रही थी,
तो गैसेस जब लिबरेट होने लगती है ना तो वो बबल्स बना देती हैं। तो बबल्स एक तरह के थोड़े यहाँ पे कम्युलेट हो जाते हैं। तो बबल्स में से चार्ज पास करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बबल्स चार्ज को रेजिस्टेंस देना चालू कर देते हैं। चार्ज तो चाहिए ना, चार्ज का फ्लो होगा तभी तुम्हारा रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में आप कर क्या रहे हैं, आप डिस्चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्ज मतलब जो भी उन पे चार्ज है हम उसको हटा के न्यूट्रल चीज निकाल रहे हैं। बट क्योंकि गैसेस के केस में बबल्स बन जाते हैं एंड बबल्स प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज, बबल्स प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसके कारण क्या होता है, सो सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड, so some extra potential is required for the reaction। तो रिएक्शन हो जाए इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगती है गैसेस के केस में, उस पोटेंशियल को हम ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। वो पोटेंशियल कहाँ से आएगी, ये तुम्हारी बैटरी देगी, और कहाँ से आएगी, तो हर गैस की अपनी अपनी ओवर पोटेंशियल की वैल्यू होती है, क्योंकि सारी गैसेस बबल बनाएंगी। बबल क्या करेंगे, रेजिस्टेंस देते हैं, वो रेजिस्टेंस देते हैं इसीलिए ज़्यादा पोटेंशियल देनी पड़ती है। ज़्यादा पोटेंशियल देना तो हमारे लिए मुश्किल काम है ना, हमारी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ओवरऑल सारी प्रोसेस स्लो हो जाएगी। समझ रहे बात मेरी। तो जो ओवर पोटेंशियल को मैं ओपी लिखूंगी, क्लोरीन की ओवर पोटेंशियल ऑक्सीजन की ओवर पोटेंशियल से कम होती है। हमने क्या बोला, कौन किसको निकलना चाहिए था, ऑक्सीजन को, बट निकल कौन की, क्लोरीन। क्योंकि दोनों, चलो इस पोटेंशियल वाइज तो ये निकल रही है, बट फिर भी ये क्यों विन कर गई, क्योंकि इसकी ओवर पोटेंशियल ऑक्सीजन से कम होती है, तो ओवरऑल ये विन कर जाती है। समझ में आई बात। यस मैम। Yes, ma'am. मैं मीटिंग कर रही हूँ दोबारा, ये बंद होने वाली है, एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे। हीट हो गया बस। तो नेट रिजल्ट हमारा एक्वस NaCl के केस में क्या निकलता है कि कैथोड पे क्या लिबरेट होता है, हाइड्रोजन, एनोड पे क्या लिबरेट होता है, क्लोरीन, और साथ में क्या बनता है, NaOH। इसमें क्लोरीन क्यों लिबरेट हुआ जबकि पोटेंशियल बोलती थी ऑक्सीजन लिबरेट हो, उसका रीज़न ओवर पोटेंशियल है। क्लोरीन का ओवर पोटेंशियल की वैल्यू ऑक्सीजन की ओवर पोटेंशियल से कम होती है। ओवर पोटेंशियल मतलब प्रॉब्लम वाला काम है, हमको ज़्यादा पोटेंशियल देनी पड़ती है। तो क्लोरीन के केस में ओवर पोटेंशियल कम है, इसलिए क्लोरीन पहले डिस्चार्ज होके कंपटीशन विन कर जाती है, या बोल लो लिबरेट हो जाती है। समझ में आ गया आपको केसेस। तो थियोरी हमारी चल रही थी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियोरी। फंडा क्या था इस थियोरी का कि कौन सा आयन पहले जाके डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कब लगती है, जब हमारे पास एक से ज़्यादा आयन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर इज द डिस्चार्ज पोटेंशियल। So there is one more factor which is operative, that is the nature of electrode. Nature of electrodes. इलेक्ट्रोड बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, एक होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। सुने हैं तुम लोगों ने ये नाम। यस मैम। इनर्ट इलेक्ट्रोड बेटा वो होते हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट खुद नहीं करते, कि हम जैसे हमने रॉड बनाई है ना, हमने तो रॉड को सिर्फ एक सरफेस देने वाला समझा हुआ है, कि हमने बोला था कि प्लेटिनम की है या ग्रेफाइट की है, तो Na+ आयन यहाँ चले गए, क्लोराइड आयन यहाँ चले गए, यहाँ वाटर चला गया, जो भी है। ऐसे इलेक्ट्रोड को हम इनर्ट बोलते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, वो नहीं रिएक्ट करते। बट कई केसेस में हम इलेक्ट्रोड्स ऐसे भी यूज़ करते हैं जिनमें वो खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को ऐसे इलेक्ट्रोड्स को एक्टिव इलेक्ट्रोड बोला जाता है। उस केसेस में प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ तुमको मैं, अभी हम ये पढ़ के आए एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया अभी मैंने तुमको, जिसमें हमने ये जाना कि कैथोड पे हाइड्रोजन निकलता है, एनोड पे क्लोरीन निकलता है और NaOH
बनता है। ये प्रोडक्ट बेटा जी तुम्हारे तब बनेंगे जब तुम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो, लाइक मोस्टली प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो। बट इन केस एक्वस NaCl मान लो तुम उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हो यूजिंग मर्करी एज कैथोड, तो ये भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रोड डिफरेंट हो, एक प्लैटिनम का ही रख लिया, दूसरा मरकरी का ही कर दिया। जैसे इस केस में हमने जो कैथोड था वो मरकरी का बनाया, बाकी प्लैटिनम का ही है, कैथोड हमने मरकरी का रख लिया जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया था। ठीक है। अच्छा, एक्वस NaCl में जब तुम इनर्ट प्लैटिनम के दोनों करते हो यूज़, तो तुम्हारे पास लिबरेट क्या होता है, हाइड्रोजन। क्यों लिबरेट हुआ था पीछे याद है, वो सोडियम को पीछे छोड़ गया था क्योंकि सोडियम का पोटेंशियल -2.71 था और उसका -0.83 था हाइड्रोजन वाले का, तो वो विन कर गया था। बट मरकरी का इलेक्ट्रोड होगा तो यहाँ पे सोडियम जाता है, समझ में आई बात। तो सोडियम जाएगा मरकरी के इलेक्ट्रोड की तरफ। इसका रीज़न क्या होता है, सोडियम मरकरी के साथ मिलके सोडियम एमलगम बना लेता है। सुना होगा तुमने, एमलगम वर्ड होता है कि जब मरकरी प्रेजेंट होता है। तो सोडियम की मरकरी के प्रति, मरकरी के लिए उसकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि वो हाइड्रोजन को पीछे छोड़ के खुद उसके साथ जाके वहाँ पे सोडियम एमलगम बना लेता है। तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू गिव यू एन आइडिया कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से तुम्हारे प्रोडक्ट कैसे इफेक्ट होते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो ए बिग फैक्टर इन डिटरमाइनिंग कि कौन सा आयन उस पर जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ में आया आपको आइडिया। तो ये ओवरऑल तुम्हारी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी है। एक बार सम अप माइंड में बिठा लो कि कब लगानी है, जब आयंस एक टाइप के आयन से ज़्यादा होंगे। वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, 2। कौन कौन से, एक तो डिस्चार्ज पोटेंशियल, नॉर्मल एक्सेप्शन को छोड़ दो, एक्वस NaCl को जिसमें ओवर पोटेंशियल लगती है। नॉर्मली क्या कंसेप्ट है कि कैथोड पे वो वाले आयन डिस्चार्ज हो जाएंगे जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और एनोड पे वो वाले हो जाएंगे जिनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की, इनर्ट है तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, बट इफ दे आर एक्टिव देन इट मे ऑल्टर द product, like we have seen in the case of aqueous NaCl. If you are using mercury as a cathode, then you will not get hydrogen as a product, rather you will get sodium as a product because it forms sodium amalgam. Any doubts in this theory? With this your preferential discharge theory is over. क्लियर हो गया बेटा सारा। एनसीईआरटी में एज सच मतलब उन्होंने टॉपिक नहीं दे रखा, उन्होंने सिर्फ एक्वस NaCl का केस ही डिस्कस कर रखा है, बट मैंने तुमको ये एक टॉपिक का फॉर्म में बना के बता दिया। मैं इसकी तुमको नोट्स भी भेज दूंगी, और आज भी तुमने ग्रुप में देखा होगा मैंने पीछे से सारे मतलब अपने हैंड रिटन नोट्स भी भेज दिए हैं तुमको, इन एडिशन टू द रिकॉर्डिंग एंड ये जो हम व्हाइट बोर्ड पे करते हैं, तो वो देख लेना जहाँ से पीछे सारी कॉन्टिन्यूशन में है वो पिक्स। ठीक है, अब चैप्टर तुम्हारा डन है। एक चीज तुमको बताया था मैंने, एक करोजन होता है इसमें टॉपिक। ठीक है, एक तो वो टॉपिक था तुम्हारा सेल्स एंड बैटरीज वाला और फ्यूल सेल वाला। एक और टॉपिक है इसमें करोजन का, इसको थोड़ा सा हमने जानना है, ये भी मैं तुमको नोट्स भेज दूंगी। इसमें भी मेनली याद करने वाला ही है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो सारा बता देती हूँ, और तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है। एंड टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, 4th वन, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। और टेस्ट तुम्हारा इस पूरे चैप्टर में से आएगा ऑब्जेक्टिव। दिन हम डिसाइड कर लेंगे, जो भी तुम लोग बोलोगे देख लेंगे, सैटरडे या संडे। तो जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक राइट नाउ। देखो, करोजन के बारे में तुम काफ़ी कुछ तो जानते ही हो, है ना। आयरन की करोजन को हम रस्टिंग बोलते हैं। करोजन इज़ अ कॉमन वर्ड, स्पेसिफिकली फॉर आयरन वी कॉल इट रस्टिंग। कॉपर के केस में ग्रीन कोटिंग हो जाता है, सिल्वर के केस में वो टार्निश हो जाता है, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, वो चीज़ है। तो करोजन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ विदरिंग। विदर मतलब खराब होना, विदरिंग अवे ऑफ अ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑन द मेटल। आप बोलते हैं जैसे आयरन की कोई चीज़ है, उसको आप बाहर रख दे, वहाँ पे उसको एयर का कांटेक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट हो रहा है, पानी का कांटेक्ट हो रहा है, तो उस केसेस में ज़्यादा करोजन के चांसेस रहते हैं।
क्यों होता है? क्योंकि मेटल खराब होके उसका ऑक्साइड बना देता है। जैसे आयरन का जो प्रोडक्ट है उसका जब करोजन हो जाता है तो वो बेसिकली फेरिक ऑक्साइड बनता है। रस्ट जो होती है वो ये होती है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल उसके ऑक्साइड में बदल जाएगा, या उसके सल्फेट बन जाएंगे, या सल्फाइड बन जाएंगे, कार्बोनेट बन जाएंगे। प्रोसेस ऑफ करोजन ऑफ आयरन के केस में उसको रस्टिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर का बहुत बार आता है कि केमिकली रस्ट क्या होती है? हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, Fe2O3 डॉट एक्स इसलिए लिखते हैं, वेरी कर सकते हैं। एंड मैकेनिज्म ऑफ करोजन, करोजन जो होता है, मैम आयरन किलर नहीं, वो आयरन, हाँ वो आयरन पिलर नहीं अभी तक रस्ट हुआ, वो भी आयरन। हाँ तो उसमें काफ़ी केमिकल्स वगैरह मिलाए हुए हैं, वो रिसर्च भी हो रही है वैसे भी उस पर। काफ़ी एंटी रस्ट केमिकल्स भी होते हैं कुछ ना। तो देखो उस टाइम भी इतनी नॉलेज थी, कितने ज़्यादा पुरानी बात है, कोई एडवांस रिसर्च भी उस टाइम कुछ नहीं हुआ था। तो मैकेनिज्म क्या है करोजन का? एक्चुअली करोजन एक रिडॉक्स प्रोसेस है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है बेसिकली ना। ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमने के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ के आए हैं आप, उसमें क्या करते हैं वो तो हम बनाते हैं उसको कि हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो ये भी एक तरीके की केमिकल थियोरी ही है, बट ये कोई सेल नहीं बन जाता, वो मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल थियोरी मिनिएचर बहुत थोड़ा सा ये होता है उस जिससे मेटल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो मेटल खराब हो जाता है तुम्हारा। देखते हैं तो होता क्या है। जैसे आयरन का सरफेस इमेजिन करो, ठीक है, उस पर पानी पड़ा, वाटर वेपर प्रेजेंट इन कांटेक्ट विद आयरन, वाटर वेपर और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें थोड़ी डिजॉल्व होके कार्बोनिक एसिड बन गया। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है और वो थोड़े से आयंस भी सरफेस पे प्रेजेंट कर देगा। H+ आयंस और कार्बोनेट आयंस की प्रेजेंस आनी हल्की हल्की शुरू हो गई है। ठीक है, और आयंस बन गए तो एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस हो गया जिसमें रिएक्शंस होने के चांसेस बढ़ने लग गए। पहला पॉइंट ये है कि कार्बोनिक एसिड होने से वो इलेक्ट्रोलाइट पैदा हो गया एक तरीके से। फिर क्या होता है? फिर क्या होने लगता है कि जैसे आयरन का ये ऑब्जेक्ट है जिस पे आयंस हैं, तो वो कहीं एक जगह से ना उसकी ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाती है। कैसे? ये देखो, आयरन का ऑब्जेक्ट था वो Fe2+ में बदलने लग जाएगा। पोटेंशियल के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे H+ आयंस है। H+ आयंस की जो पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में ज़्यादा समझ में आएगा, वो देखते हैं। ये देखो, आयरन की रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 है, तो ऑक्सीडेशन प्लस हो जाएगी इतनी। H+ की 0 है। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन ये ज्यूम करके चलते हैं, तो दोनों में से किसकी प्रेफरेंशियली ऑक्सीडेशन हो जाएगी? जिसकी वैल्यू बड़ी है। किसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू बड़ी है? आयरन की। तो आयरन कहीं एक पॉइंट से वो आयरन +2 में चेंज होना शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होना चालू कर देगा। तो एक तरीके से ये एनोड का काम करने लग जाएगा। यहाँ से समझ में आई बात? कहीं एक पॉइंट से, किसी एक जगह से ऑब्जेक्ट पे, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकले ये मेटल में से ट्रैवल करके वही ऑब्जेक्ट के दूसरी जगह पे जाके रिडक्शन रिएक्शन दिखाएंगे, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देंगे। ऑक्सीजन कहाँ से आई? अब ये तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है ये एयर के कांटेक्ट में ही है ना, वो देखो ये रिएक्शन होने लग जाएगा कहाँ पे? दूसरी जगह। क्या रिएक्शन? ऑक्सीजन एयर से आई, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल हुए यहाँ से, H+ तो थे ही थे, तो वो मिलके इसमें हो क्या रहा है? ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन में बदल रहा है और H+ के साथ मिलके वो वाटर बना दे रहा है। इतना समझ में आया तुमको ये पेज? और इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना, ये तो हम करके आए आज। तो थोड़ा थोड़ा तुम देखो ये एनोड कैथोड का बनना चालू हो गया। एक जगह से इलेक्ट्रॉन पैदा होने शुरू हो गए, प्रोड्यूस होने शुरू हो गए, दूसरी जगह पे जाके वो ऑक्सीजन ने गेन करके वाटर बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी को बेटा फिर कंटिन्यू करते हैं, बाकी कल करेंगे। इतना तुम कर लेना, चैप्टर हो गया तो थोड़ा वर्क करना शुरू कर दो इस चैप्टर पे। यू हैव इनफ डेज, 3 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, प्रिपेयर कर लेना। ओके बेटा, देन कल मिलते हैं। गुड नाइट।